नमस्कार दोस्तों, 24 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आज आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जेन्युइन क्वेरीज का जवाब दूंगा। उसके साथ साथ आप अगर मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। कैग की रिपोर्ट आई है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, और वहां पे कुछ एरर्स को बताया गया, जैसे रफाल वेंडर्स येट टू कंफर्म टेक ट्रांसफर। अभी इस न्यूज को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक क्लॉज समझना पड़ेगा जिसको बोला जाता है ऑफसेट क्लॉज। जब भी कोई डिफेंस डील होती है ना, उसमें एक ऑफसेट क्लॉज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया फ्रांस के बीच में एक डिफेंस डील हुई। बस मैं बेसिक लेआउट समझा रहा हूं। 100 करोड़ की डिफेंस डील है और इस डील में बोला गया कि भैया 35% ऑफसेट क्लॉज है। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया 100 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया फ्रांस से खरीद रहा है, वो 100 करोड़ इंडिया फ्रांस को देगा। उस 100 करोड़ में से 35 करोड़ रुपया ऑफसेट क्लॉज के चलते फ्रांस वापस इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, यानी इंडिया की किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स है उसको इंडिया में बनाएगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जो पैसा हमने खरीदा है, जिस पैसे का सामान हमने डिफेंस प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री से खरीदा है, थोड़ा पैसा हमारे देश में वापस आएगा, तो हमारे देश के लोगों को नौकरी मिलेगी। साथ साथ वो जो सामान हम बाहर के देश से खरीद रहे हैं, तो बाहर के देश के पास हमसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, इसीलिए बाहर के देश से खरीद रहे हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होती तो हम खुद ही बना लेते। तो वो टेक्नोलॉजी से सामान बनाने के लिए पैसा, अब आप फ्रांस से सामान खरीद रहे हो, तो फ्रांस वाली कंपनी आके ऑफसेट क्लॉज के चलते इंडिया की किसी एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके सामान इंडिया में बनाएगी, तो अपनी टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएगी ना। बस पूरा इशू यहां पे कैग ने ये बोला है कि देखिए, ये जो 60,000 करोड़ रुपए की 36 रफाल फाइटर जेट्स की जो डील हुई थी, उसके अंदर जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट था उसको ऑनर नहीं किया है डसाल्ट एविएशन ने। फिर यूरोपियन मिसाइल मेकर्स एमबीडीए। देखिए 4 प्लेयर्स यहां पे इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से वो 4 प्लेयर्स हैं मैं आपको बताता हूं। डसाल्ट एविएशन, एमबीडीए, साफरान एंड थेल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 4 मेन पार्टनर्स हैं जो भी इंडिया की फ्रांस के साथ डिफेंस में डील हुई, खासकर ये जो रफाल वाली डील है। ये जो रफाल वाली डील सितंबर 2016 में साइन हुई थी, इसमें 50% का ऑफसेट क्लॉज था, यानी कि लमसम 50% का जो सामान है वो ये कंपनीज इंडिया की किसी एक कंपनी के साथ पैक्ट करके इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। और इसके लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया भी था डसाल्ट एविएशन ने, किसके साथ? अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस के साथ, जिसको बोला था डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। इसमें बोला गया था कि ये जो सिविल जेट्स भेजेगा डसाल्ट एविएशन, उसके कंपोनेंट्स को नागपुर की फैक्ट्री में बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या को बताया था कि ऑफसेट जो ऑब्लिगेशंस हैं उनकी शुरुआत होगी सितंबर 2023-2019 से, और पहला एनुअल कमिटमेंट पूरा हो जाएगा 23 सितंबर 2020 को। हालांकि 23 सितंबर 2020 जा चुका है और पहला कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है। अभी तक तो यहां पे ये बताया नहीं गया, पर मोस्ट प्रॉब्ली कोरोना वायरस को इसकी वजह बताया जाएगा। साथ साथ यहां पे बताया ये जा रहा है, मतलब कैग ये बोल रहा है कि ये जो डील हुई थी लाइट, ये अपना डेसॉल्ट एविएशन से रफाल को खरीदने की, इस डील के चलते ऑफसेट क्लॉज की बात हुई थी। और उस ऑफसेट क्लॉज के चलते हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, उसके लिए एक इंजन बनाने की बात हुई थी। उस इंजन का नाम है कावेरी। और इस कावेरी इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू आती इन कंपनीज से। और इसकी बातचीत किसमें हुई थी? उस ऑफसेट क्लॉज में, जिसके चलते हमने फ्रांस के साथ ये डील साइन की थी। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि भैया ये जो रफाल आए हैं, इनके अंदर जो ऑफसेट क्लॉज है, इनको पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। सितंबर 2015 में डसॉल्ट एविएशन और एमबीडीए ने जब इंडिया से ये ऑर्डर्स जीतना चाहते थे, तो उन्होंने बोला था कि 30% ऑफ देयर ऑफसेट ऑब्लिगेशन वो देंगे। मतलब वो हाई टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अभी के लिए किसी भी तरीके की हाई टेक्नोलॉजी को एक मैसिव स्केल पे, जिस स्केल में इस डील में एनविसेज किया गया था, उस स्केल में इंडिया में ट्रांसफर किया नहीं गया है। और कब तक किया जाएगा इस बात पे भी कोई क्लैरिटी है नहीं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसको कैग ने ऑब्जर्व किया। तो रफाल डील के अंदर कैग ने यहां पे एक फ्लॉ ढूंढा है। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के ऑफिशियल को एक वार्निंग जारी की है। देखिए हुआ क्या था दोस्तों कि जो दिल्ली राइट केस था, दिल्ली राइट केस में एक जो फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर अजीत मोहन। तो अजीत मोहन वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। हुआ यह कि एक समन इशू कर दिया गया, किसको? अजीत मोहन जी को। किससे रिलेटेड? दिल्ली राइट से रिलेटेड।
जो आपके दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लीडर है ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक कमिटी है आपकी, इस कमिटी का नाम है कमिटी ऑफ पीस एंड हार्मोनी। ये कमिटी ऑफ पीस एंड हार्मोनी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की एक कमिटी है। ये कमिटी क्या कर रही थी, ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी दिल्ली राइट्स को, और दिल्ली राइट्स को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान इस कमिटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला कि फेसबुक को एक को एक्यूज्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी दिल्ली राइट्स को फैलाने में फेसबुक का भी हाथ है। यानी फेसबुक ने, जो दंगाई थे उन्होंने, और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मिलके एक प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी की, जिससे दिल्ली में राइट्स फैलाए गए। ओके, और फिर जो आपके फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट है अजीत मोहन जी, उनको समन कर दिया। अभी जब समन किया गया तो यहां पे अजीत मोहन जी डर गए। अजीत मोहन जी को लगा कि भैया मेरे को तो ये लोग दंगों में फंसाए दे रहे हैं, मैं तो फेसबुक का वाइस प्रेसिडेंट हूं, दंगों से मुझे क्या लेना देना। तो जब इस कमेटी ने फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट को समन किया तो भैया अजीत मोहन जी ने क्या बोला, अजीत मोहन जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी, और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है, तो मिस्टर मोहन को और फेसबुक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हरीश साल्वे। अभी हरीश साल्वे का तो सिक्का चलता है भाई, इतने बड़े लॉयर है, और मुकुल रोहतगी। हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी में सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भैया ये तो असेंबली डरा रही है मिस्टर अजीत मोहन को, ठीक है ना, ये तो असेंबली फोर्स कर रही है मिस्टर अजीत मोहन को, असेंबली फोर्स नहीं कर सकती है मिस्टर अजीत मोहन को। अच्छा, यहां पे असेंबली यानी कि ये जो आपकी कमेटी है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये मिस्टर अजीत मोहन को फोर्स कर रही है। यहां पे जो मिस्टर अजीत मोहन को हरीश साल्वे जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुकुल रोहतगी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बात करो पब्लिक ऑर्डर को, अगर आप बात करो पुलिस को, तो ये तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर के अंदर आता है, अंडर आर्टिकल 239 एंड 239 डबल ए। तो जब ये चीज सेंटर में आती है, तो जो चीज सेंटर में आती है उसके लिए दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की एक कमिटी कमिटी बना के सीधे सीधे फेसबुक को एक्यूज कर रही है और उसके वाइस प्रेसिडेंट को एक्यूज कर रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव अभिषेक सिंघवी जी से सवाल पूछा, तो अभिषेक सिंघवी साहब ने क्या बोला कि देखिए अजीत मोहन जी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, बस इनको एक विटनेस की तरह हम बुला रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती, किसी भी तरीके का कोई कोएर्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। हम इनको इसलिए बुला रहे थे क्योंकि हम इससे पूछना चाहते थे कि हाउ फेसबुक फॉर मिसयूज्ड, मतलब फेसबुक के ऊपर हम सीधे सीधे इल्जाम नहीं लगा रहे थे, हम अजीत मोहन जी को बुला के कुछ क्वेश्चन करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि राइट्स हुए कैसे। तो ये पूरा इशू है कि दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कमिटी ऑफ पीस एंड हार्मोनी बना के उसने वाइस प्रेसिडेंट को समन इशू किया। वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि भैया ये तो इनके जुरिस्डिक्शन में है नहीं, ये हमको कैसे कोयर्स कर रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रही है कि हम कोयर्स नहीं कर रहे, हम तो बस पूछना चाहते हैं। यहाँ दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, आर्टिकल 239, 239 डबल ए, दोनों मैंने आपको पढ़ाए हैं। 239 ए में क्या बोल रखा है कि भैया यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू होगा, प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। कैसे, प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा और उसको अपने हिसाब से डेजिग्नेशन दे सकता है, कहीं पे वो डेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, कहीं पे वो डेजिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फिर आर्टिकल 239 डबल ए, तो 239 डबल ए में लिखा है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये किसके अंदर आता है, ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा जो चीजें हैं स्टेट लिस्ट की, कॉन्करेंट लिस्ट की, उसके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली नियम कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 239 और आर्टिकल 239 डबल ए में क्या क्या है इसको याद रखिएगा। फिर भैया एक न्यूज, 8 बिल्स पास्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को एडजॉर्न साइन डी कर दिया गया। कल ही मैंने बताया था आपको एडजॉर्न साइन डी क्या होता है, बहुत प्रॉपर तरीके से समझा रखा है पहले, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो राज्यसभा साइन डी हो चुकी है, लोकसभा पहले ही साइन डी हो चुकी है, और अब प्रेसिडेंट किसी भी वक्त एक प्रोरोगेशन को इशू करके इस सेशन को खत्म कर देगा। राज्यसभा के आखिरी दिन में 4 घंटे से कम में 8 बिलों को पास किया गया। ये 8 बिल कौन से हैं, ये 8 बिल यहां लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपके लेबर कोड वाले, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड भी हैं। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये पास हो ही जाएंगे, और ये पास हो गए। फिर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेट बताया जा रहा है। 10 सीटिंग हुई है इस बार सेशंस की, राज्यसभा के सेशन की। 25 बिल्स पास किए गए, 6 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए। 100.47% प्रोडक्टिविटी थी हाउस की। 38 घंटे और 30 मिनट का शेड्यूल टाइम रखा गया था। हाउस ने काम किया 38 घंटे 41 मिनट, हालांकि 3 घंटे 15 मिनट बर्बाद हो गए डिस्ट्रप्शंस की वजह से। ये किसने बोला, तो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी ने बोला। जनरल स्टडीज पेपर 2 में काम आएगा।
नेक्स्ट, चाइना वाउज टू गो कार्बन न्यूट्रल। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स हो रही है समय पे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अपनी स्पीच दी और अपने स्पीच में उन्होंने बोला कि हम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को मानते हैं, ग्रीन फोकस पे ध्यान देते हैं, हम 2030 से पहले अपने एमिशंस को पीक करेंगे और 2060 तक हम किसी भी तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन होगा और जो इन्वायरमेंट को रिक्यूपरेट करने का रेट है, उसके बीच में एक बैलेंस हम लोग अचीव कर लेंगे। यहां पे चाइना ने सीधे सीधे यूएसए के ऊपर इल्जाम लगाया है। चाइना ने बोला है कि यूएसए दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है और ग्लोबल फाइट अगेंस्ट एमिशन में यूएसए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। यूएसए के बारे में यह बोला गया है कि कोई किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल जो प्लान है उसके ऊपर यूएसए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। जो आपका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था उससे भी यूएसए वॉकआउट कर गया था। किसी भी तरीके के ग्लोबल एमिशंस को, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में यूएसए अपना प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रहा है। चाइना बता रहा है, चाइना अपने आप को आप जानते हो कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाता है, तो चाइना यहां पे बोल रहा है कि भैया हम तो ये कसम खाते हैं कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, 2030 तक अपने एमिशंस को हम पीक कर देंगे। अब अभी चल रहा है 2020। चाइना आज कुछ कहे और कल उसको ना माने, इस बात की गारंटी नहीं है। तो आज चाइना 2020 में कुछ कर रहा है और 2060 तक वो मानेगा, इसकी तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। G4 सीक्स टाइम बाउंड रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। G4 मतलब इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी। भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए चारों लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 5 लोगों के पास परमानेंट मेंबरशिप है और वो किसी को भी ये परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए मूड में है नहीं। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस जाने कितने सालों से चल रहे हैं, उन इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहां पे ये 4 कंट्रीज इनफॉर्मली मीट करके कुछ ऐसे प्लान बनाने की कोशिश कर रही हैं जिससे यूनाइटेड नेशंस को जल्दी से जल्दी रिफॉर्म किया जा सके। फिर यहां पे इन G4 कंट्रीज ने क्या बोला है कि वी विल वर्क विद अदर रिफॉर्म माइंडेड कंट्रीज एंड ग्रुप्स टू स्टार्ट टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस विदाउट डिले एंड सी कंक्रीट आउटकम्स ड्यूरिंग द 75th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो भैया टेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन शुरू करेंगे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस सेशन में हम यूएन को रिफॉर्म करने की बात करेंगे। हालांकि किसी भी तरीके का रिफॉर्म होगा बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं ये 4 कंट्रीज। इंडिया कब से परमानेंट मेंबरशिप मांग रहा है, मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं इन 4 मेंबर्स के। ये 4 मेंबर सिर्फ अपने लिए मेंबरशिप नहीं मांग रहे, ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन है वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और जो भी G4 कंट्रीज का स्टैंड है वो अफ्रीकन जो एजुलवीनी कंसेंसस था और सिरटे डिक्लेरेशन था इसके साथ अलाइन करता है। अब आप बोलोगे कि एजुलवूनी कंसेंसस क्या है, सिरटे डिक्लेरेशन क्या है, तो यहां पे देखिए एजुलवूनी नाम की एक जगह, एक वैली है स्विट्जरलैंड में। यहां पे कुछ कंट्रीज मिली और वहां पे अफ्रीकन यूनियन पे एक पोजीशन ली गई, एक कंसेंसस आया जिसमें यह बोला गया कि भैया एक रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई जानी चाहिए दुनिया के लिए, जहां पे अफ्रीका के पास भी रिप्रेजेंटेशन हो। अभी के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। फिर सिरटे डिक्लेरेशन क्या था, सिरटे डिक्लेरेशन आया एजुलविनी कंसेंसस के बाद। इसने बोला, इसको अडॉप्ट किसने किया, अफ्रीकन यूनियन ने। क्या बोला गया, यहां अफ्रीकन यूनियन बनाओ, अबूजा ट्रीटी को इंप्लीमेंट करो, अफ्रीकन कोर्ट ऑफ जस्टिस, अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी, पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो एजुलविनी कंसेंसस है, सिरटे डिक्लेरेशन है, ये अफ्रीकन कंट्रीज की एक विल को दिखाता है कि भैया हमें भी कुछ रिप्रेजेंटेशन दो, हमको तो तुमने साइड लाइंस पे रख दिया, ये तो गलत बात है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा कॉलोनियल पावर्स राज करती थी। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, आपने यूनाइटेड नेशंस बनाया, उस समय हम गरीब थे, आज तो है ना हम गरीब हैं, हमें आज तो रिप्रेजेंटेशन दो, आज भी तुम हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे। आप बस यहां पे ये याद रखना कि अगर आपके सामने आ जाता है एजुलविनी कंसेंसस और अगर आ जाता है सिरटे डिक्लेरेशन, ये किसके साथ डील करता है, याद रखना अफ्रीका कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन यूनियन के साथ ये डील करता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया एक मास स्ट्रैंडिंग हुई है, 380 व्हेल्स मर गई हैं समवेयर नियर साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंटायर pod of 460 long finned pilot whales struck in Macquarie Harbor on the rugged and sparsely populated west coast of तस्मानिया। भैया आपको ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया और यहां दिख रहा है तस्मानिया, इसके कहीं पे वेस्ट कोस्ट पे ये इवेंट हुआ है। मास स्ट्रैंडिंग में होता क्या है दोस्तों, देखिए
ये इतना बड़ा ओशन है, इसमें वेव्स घूमती रहती हैं। जैसे जैसे ये किसी लैंडमास के पास जाती हैं, आप लैंडमास के पास जाओगे तो समुद्र की गहराई कम होती जाएगी। ये वेव्स बड़े जानवर हैं और ये गहराई में रहते हैं, तो इनको बहुत बड़ा इलाका मिलता है अपने जीने के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए। प्लैंकटॉन्स की कोई कमी नहीं होती है। जब ये किसी लैंडमास के पास जाती हैं, और खासकर एक ऐसा लैंडमास जो कि कोस्ट के पास हो, तो वहां सैंड बार्स होते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई, ये एक लैंड मास है और यहां समुंदर है। अब इस लैंड मास में कोई एक ऐसी जगह है, ठीक है, जो लैंड की तरह ऐसे आगे बैठा, उसमें छोटा सा ये इनलेट पॉइंट है। अब मान लीजिए इस इनलेट पॉइंट के थ्रू बहुत सारी वेल्स इस अंदर घुस गई। यहाँ पे चारों तरफ लैंड के साथ घिरा हुआ है। अब इन वेल्स को रास्ते तो पता नहीं है। एक बार अगर ये गलती से अंदर घुस गई, और कई सारी वेल्स झुंड में चलती हैं, तो अगर ये अंदर घुस गई तो इनको बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं है। अब ये लैंड मास के बहुत पास है, तो चूंकि ये लैंड मास के बहुत पास है, तो समुद्र की गहराई उतनी नहीं है, तो इनके मूवमेंट के लिए इनके पास जगह नहीं है। दूसरी बात, गहरे समुद्र में, इस पूरे के पूरे इंडियन ओशन में या ओपन ओशन में, इनके पास गहराई होती है, खाने पीने के लिए खूब सारे प्लैंकटॉन्स होते हैं, मछलियां होती हैं। जो जमीन के पास के लैंडफॉर्म से, ना वहां ज्यादा प्लैंकटॉन्स है और ना वहां ज्यादा मछलियां हैं, तो ना इनके लिए खाने के लिए कुछ बचता है और ना ही इनके पास फ्रीली घूमने के लिए जगह बचती है। ये ट्रैप हो जाती हैं और ट्रैप होने की वजह से मर जाती हैं। इस ट्रैप होने के फिनोमिना को बोला जाता है स्ट्रैंडिंग। यही स्ट्रैंडिंग हुई है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें 380 व्हेल्स की मृत्यु हो गई है। कहां पे हुआ ये इन्वेंट? मैक्वेरी हार्बर के पास हुआ है, जो कि रग्ड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड वेस्ट कोस्ट ऑफ तस्मानिया में है। तस्मानिया आइलैंड आपने देख लिया। तस्मानिया आइलैंड के वेस्ट कोस्ट पे काम हुआ है। तस्मानिया आइलैंड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रखिए, पास में तस्मान सी है। तस्मानिया आइलैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो सी आता है उसका नाम क्या है? तस्मानिया। इनफैक्ट आपसे ये बोल दिया जाए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो समुद्र आता है, तो अब याद रखिएगा तस्मान सी। लोकेशन पूछी जा सकती है, जो चीजें न्यूज में रहती हैं उनकी लोकेशन यूपीएससी पूछ देता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। फिर भैया यहां पे एक और न्यूज निकल के आ रही है। कैग की एक रिपोर्ट आई है कि जितने भी सेस को कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस सेस को ठीक तरीके से एलोकेट नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 2018-19 में 2.75 लाख करोड़ का सेस कलेक्ट किया सरकार ने, जिसमें से 1.1 लाख करोड़ को सरकार ने अपने पास रिटेन कर लिया, जबकि सरकार को इसको किसी प्रॉपर रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना चाहिए था। देखिए होता क्या है, जब सेस लगाया जाता है दोस्तों, तो सेस किसी एक पर्टिकुलर वजह के लिए लगाया जाता है। जैसे कि सेस लगाया गया क्रूड ऑयल के दानों पे। अभी क्रूड ऑयल के दाम पे सेस लगाया गया, उससे जो भी पैसा आएगा, उससे जो भी सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा, वो एक्स्ट्रा पैसा एक रिजर्व फंड में डाल दिया जाएगा। तो क्रूड ऑयल पे जो सेस लगा था, उसके लिए जो रिजर्व फंड था वो था ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। बोला यह जा रहा है कि 2,75,000 करोड़ रुपया जो आया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेस के थ्रू, उसमें से 1.1 लाख करोड़ को सरकार ने अपने पास रिटेन कर लिया, और जो भी स्पेसिफाइड रिजर्व फंड बनाए गए थे इन पर्टिकुलर सेसेस के लिए, उनमें इन पैसे को नहीं डाला। जब रिजर्व फंड में पैसा चला जाएगा, तो उस रिजर्व फंड से पैसे को किस तरीके से खर्च करना है, यह कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। और अगर उस सेस के पैसे को सरकार अपने पास रिटेन कर लेती है, तो फिर उस पैसे को खत्म करने की आजादी किसके पास आ जाती है? सरकार के पास। तो रिजर्व फंड में पैसा चला जाएगा, तो फंड को खत्म करने की ताकत किसके पास आ जाएगी? पार्लियामेंट के पास। तो आप देखो कि भैया न्यूज ये कहती है कैग की कि 2.75 लाख करोड़ जो 2018-19 से अलग अलग सेसेस से आया, इसमें से केवल 1,64,322 करोड़ को रिजर्व फंड में या बोर्ड में ट्रांसफर किया गया। बाकी का 1.1 लाख करोड़ सेंटर ने अपने पास रिटेन कर लिया। हालांकि उसको पब्लिक के कामों में ही लगाया, पर अपने पास रिटेन किया। पूरा का पूरा पैसा रिजर्व फंड बोर्ड में जाना चाहिए था, लेकिन इसमें से सरकार ने केवल 1,64,000 करोड़ को रिजर्व फंड में डाला, बाकी का अपने पास रिटेन किया, अपने हिसाब से खत्म करने के लिए। हालांकि पब्लिक कॉसेस में ही खत्म किया। फिर यहां पे आईजीएसटी की अकाउंटिंग में भी कुछ फ्लॉड मेथोडोलॉजी बताई जा रही है। कुछ ऐसे फ्लॉज बताए गए जिनके चलते लगभग 15,000 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपया कम गया है स्टेट्स के पास आईजीएसटी के मैकेनिज्म के चलते। तो एक ये न्यूज है जिसमें कैग ने अलग से, मतलब कैग ने पॉइंट आउट किया है कि कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है उसमें कुछ गलतियां उनको पॉइंट आउट किया है। यहाँ पे बहुत सारे और इकोनॉमिक टर्म्स हैं जिनको समझाने के लिए मुझे एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वीडियो में तो समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लेक्चर भी खत्म करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।